नमस्कार, जय हिंद। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक मिश्र आप सभी एसएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं उसमें आज हम लोग कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कल के एक प्रश्न पर दोबारा से चर्चा करेंगे। और कल के जो सेशन में आपको पहला सवाल पूछा गया था उसमें हमने आपसे पूछा था, क्वेश्चन आपसे था कि निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं होता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया था कि चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, यहाँ पर कर्तव्य नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपको आंसर क्या लगाना होगा? इसमें आंसर आपको ए वाला लगाना होगा, जिसमें आपको दिया गया था, इसमें आपको दिया गया था कि स्थानीय चुनाव न करना। चूँकि ये बात तो सही है ना, तो यहाँ पर स्थानीय चुनाव न करना ये वाला आंसर मानेंगे आप, जो कल के सेशन में हमारा पहला सवाल था। इसके अलावा आपको प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी, तो ये चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। इसके साथ में चुनाव का संचालन और नियंत्रण करना और चुनाव का निरीक्षण करना, ये सभी कार्य चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में से होते हैं। और अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज के सेशन में आपके लिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? संघीयता, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन या एकात्मक प्रणाली। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके भारतीय संविधान की अगर सभी विशेषताओं पर नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके लिए होता है वो हो जाता है कि यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। क्लियर है? विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है हमारे देश का संविधान। वजह इसकी आप क्या लगाएंगे? क्योंकि केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है। इसी वजह से हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बृहद संविधान माना जाता है। इसके अलावा आपसे अगर आर्टिकल्स की चर्चा की जाएगी तो वर्तमान में और मूल संविधान दोनों के तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, मूल संविधान में पूछा जाएगा और दूसरा आपसे वर्तमान में भी पूछा जा सकता है। तो अगर मूल संविधान में पूछेंगे तो आर्टिकल्स की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या आप 8 लगाएंगे और भाग की संख्या 22 लगाएंगे। लेकिन अगर वर्तमान के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जाए तो इसको आप 470 या 468 प्लस लगा लेंगे। इसके बाद में अनुसूचियों की संख्या यहाँ पर 12 लगाएंगे और भाग की संख्या आप 25 लगाएंगे। और ये बात हमने आपको बताई भी थी कि ये सभी बातें केवल और केवल क्या है, चाहे हम लोग भाग और आर्टिकल्स की बात करते हैं तो दोनों बातें ये केवल गणना के अनुसार हैं, केवल गणना के अनुसार होती हैं। इसलिए यहाँ पर मूल संविधान में और अगर आपसे वर्तमान रेफरेंस में पूछा जाएगा तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान में संघात्मकता को भी अपनाया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? शक्तियों का विभाजन। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है और जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो आपको 7वें शेड्यूल में दिया गया है 3 लिस्ट के अंतर्गत।
इसके बाद देखेंगे तो सत्ता का विभाजन भी है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। और इसके अलावा जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें आप जानते हैं कि जब हम लोग विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर बात करते हैं, तो विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको शासन प्रणाली दो मिलती हैं। एक को हम लोग कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरे को क्या कहते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि विधायिका के सदस्य ही, यहाँ पर क्या होता है, विधायिका के ही सदस्य कहाँ पर होते हैं, विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका में भी होते हैं। और दूसरी तरफ अगर अध्यक्षात्मक शासन की बात करते हैं तो विधायिका के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका में, विधायिका और कार्यपालिका में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर पृथक्करण पाया जाता है। यानी कि जो विधायिका के सदस्य होंगे वो कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। और अगर संसदीय शासन की बात करेंगे तो यहाँ पर विधायिका के ही सदस्य क्या होते हैं, कार्यपालिका में भी शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार है या नहीं, तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट का भी प्रावधान है। फंडामेंटल राइट का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, बोलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन सा लगाएंगे, तो 12 से लेकर के 35 तक। और फंडामेंटल राइट को कहाँ से लिया गया है, तो ये आंसर क्या लगा देंगे आप, अमेरिका के संविधान से। अब देखिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल आता है आपको कि कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन आपके हैं 12, या इसको हटा दीजिए, 14, बी है 17, सी है 21 और डी है 16। यहाँ पर आपको सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल और केवल देश के नागरिकों को दिया गया है, यानी कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा आर्टिकल इसमें आपका सही हो जाएगा? ए में 14 है, बी में 17 है, सी में 21 और डी में है आपके 16। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल होगा जो केवल और केवल देश के नागरिकों को मिला है? तो इसका आंसर जब भी आपको देना हो, इसमें आपको जब भी आंसर देना हो तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल किसको मिले हैं? केवल नागरिकों को मिला है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। आप इसको नोट कर लीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। बात क्लियर है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उसमें एक कहा जाता है व्यक्ति और दूसरे को कहा जाता है
नागरिक, तो व्यक्ति और नागरिक जो दो होते हैं, तो जैसे अनुच्छेद 21 है तो आर्टिकल 21 ये दोनों को मिलता है या केवल एक को? तो जीवन का जो अधिकार होता है यह व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त होता है, लेकिन 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसे आर्टिकल हैं, 5 आर्टिकल जो केवल और केवल देश के नागरिकों को मिलते हैं। इसके साथ में आप देखिए तो कौन सी विशेषता और हमारे संविधान की मिलती है, इधर का मिटा रहे हैं। अब इसके अलावा कौन सी विशेषता और आपको मिल जाती है? इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट हो गया, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व होते हैं या नहीं, नीति निर्देशक तत्व, और ये नीति निर्देशक तत्व जो हैं इनका प्रावधान कहाँ पर है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 होगा। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद कहाँ से 37 से लेकर के कहाँ तक हो जाएंगे, 36 से लेकर के कहाँ तक हो जाएंगे, 51 तक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ में आप देखेंगे तो एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, सवाल आपसे है कि जो आर्थिक न्याय की बात करता है, आर्थिक न्याय की बात भारतीय संविधान में कहाँ पर की गई है? आर्थिक न्याय का प्रावधान आपको कहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन है। और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है प्रस्तावना में, बी है डीपीएसपी में, सी है ए और बी दोनों में, और डी है कहीं नहीं। क्या आंसर लगाएंगे? सवाल है आर्थिक न्याय का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो आर्थिक न्याय का प्रावधान आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है, या फिर डीपीएसपी में मिलता है, या दोनों में मिलता है? तो क्या आंसर आप लगा देंगे इसमें? सही बताइएगा। प्रस्तावना में या कहीं और भी है? कल हमने आपको कहा था कि आप ध्यान रखिएगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो न्याय यहाँ पर कितने प्रकार की होती है प्रस्तावना में? यहाँ पर न्याय की बात करते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आर्थिक न्याय तो यहाँ पर भी है, और इसके साथ साथ में अगर देखेंगे तो इसी का प्रावधान आपको डीपीएसपी में भी देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ें आपको यानी कि प्रस्तावना में और डीपीएसपी में दोनों मिलती हैं। अगर राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो उसका प्रावधान कहाँ पर है? राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट में भी आपको मिल जाता है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी क्या वाद योग्य है या नहीं है, तो क्या लगाएंगे? डीपीएसपी वाद योग्य है या नहीं है? डीपीएसपी वाद योग्य है या नहीं? देखिए, अधिकार की बात करते हैं, और इस अधिकार में 2 प्रकार के अधिकार जो टीबी सप्रू थे, नाम सुने होंगे। टीबी सप्रू ने 2 प्रकार, तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने क्या किया था? एक को कहा था वाद योग्य और दूसरे को कहा था अवाद योग्य। ठीक है, तो जो वाद योग्य था इसी को इन्होंने कहा था कि ये फंडामेंटल राइट है, और जो अवाद योग्य था उसी को कहा था यह डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसका मतलब वाद योग्य और अवाद योग्य का मतलब है कि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं इसके आधार पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और डीपीएसपी के लिए क्या है कि न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। बात क्लियर है कि नहीं? रिस्पांस देते रहिए।
यहाँ पर क्या होगा, अवाद योग्य होने का मतलब है कि आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं कृषि और पशुपालन की अंडर आर्टिकल 48 की जब बात करते हैं, तो उसके आधार पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बात आपके फंडामेंटल राइट में है, यानी कि जीवन के अधिकार में अगर आपको स्वच्छ पानी की आवश्यकता है, स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता है, तो ये क्या है, ये वाद योग्य है और इसके खिलाफ आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। प्रस्तावना वाद योग्य होता है या नहीं, तो वो भी वाद योग्य नहीं होता है। प्रस्तावना में भी जो बातें लिखी गई हैं उसके आधार पर भी आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। बात क्लियर है, ये पक्का एकदम। तो इसमें अब आंसर आप क्या लगाएंगे, एकात्मक, मूलभूत, संघीय, सत्ता का विभाजन, क्या आंसर इसमें आपका होना चाहिए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए। सामान्य तौर पर हमने अभी आपको लास्ट में बताया था कि यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है कि वो शक्तियों का विभाजन पाया जाता है केंद्र और राज्य के बीच में। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान है, यानी ये संघीयता है। लेकिन इसके साथ साथ में सामान्य परिस्थितियों में ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान सामान्य परिस्थितियों में कैसा रहेगा, सामान्य परिस्थिति अगर रहेगी तो उस दौरान हमारे देश का संविधान क्या रहेगा, संघात्मक रहेगा। लेकिन अगर एकात्मक की भी यहाँ पर प्रावधान है, कब, जब आपातकाल रहेगा। आपातकाल के दौरान कैसा रहेगा, तो इसमें शक्तियाँ एकात्मकता की ओर आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि हर एक प्रावधान फिर क्या होता है, वह केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है, अर्थात एक में आ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। बात क्लियर है। शासन व्यवस्था में दो प्रकार के होते हैं, केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पर। अगर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया है तो उसको कहेंगे संघात्मक, और एक में अगर अर्थात केंद्र में रहेगा सारी शक्तियां तो उसको क्या कहेंगे, एकात्मक। तो जनरली क्या होता है, संघीय है लेकिन एकात्मक ये नहीं होता है। बात समझ में आई है। तो आंसर इसमें आप क्या लगा लेंगे, एकात्मक प्रणाली हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। ये आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ अन्य बातों को आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमारे संविधान में जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये भी तो यहाँ की विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में किस समिति के माध्यम से शामिल किया गया है, जल्दी से बताइए। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में किस समिति के माध्यम से शामिल किया गया है। आसान सवाल है, बता सकते हैं, बताया भी हूँ इसको, याद करिए। जब फंडामेंटल ड्यूटी को आर्टिकल 51 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था तो वो सारे पॉइंट्स आपको एक साथ ही मैंने बताया था। चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो रोज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि कब शामिल किया गया था, 42वें संशोधन द्वारा 1976। इसका मतलब हो गया मूल संविधान में नहीं था, है ना। इसका मतलब हो गया मूल संविधान में नहीं था। अब इसको शामिल कब किस समिति के माध्यम से किया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से। और इसके साथ साथ में उस समय कितने थे, तत्कालीन कितनी इनकी संख्या थी, बोलिए। उस समय 10 थे। और वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 हैं। 11वां कब जोड़ा गया था, 11वां कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। और कहाँ से इसको लिया गया था, तो सोवियत रूस के संविधान से लिया गया था। सोवियत रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। इसके अलावा आप देखते हैं तो यहाँ पर स्वतंत्र या कह सकते हैं एकीकृत न्यायपालिका है ना, एकीकृत न्यायपालिका की भी व्यवस्था है।
और ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता के रूप में शामिल की जाती हैं। अगर सही तरीके से आप भारतीय संविधान की हर एक विशेषताओं को पढ़ लें तो मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं से मिल जाती हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए और सारी बातों को आप नोट कर लिए, एक दो बार इसको रिवाइज करिएगा। चलें आगे हम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। अधिनियम विनिमय अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1935 या मार्लेमेंटो सुधार 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या आपका राइट आंसर होगा? फर्स्ट होगा 1861। सवाल समझ रहे हैं क्या है? सवाल ये है कि जो आपको 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाला जो प्रावधान था, इसमें सीधा सा मतलब इसका यही है कि जो 1950 तक हमारे देश के शासन को 1950 में चूंकि हमारे देश का संविधान बना था, पूरी तरह से लागू हुआ। अब इसके पहले कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसके जरिए हमारे देश को संचालित किया जाता था या शासित करते थे? सवाल समझ में आया? क्या आंसर होना चाहिए अब बताइए सोच के। मैंने एक क्लू आपको दे दिया, नहीं आइडिया? सेकंड वाला राइट है। भारत यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। 2 बातें यहाँ पर पूछी जाती हैं। संविधान तैयार कब हुआ? तो तैयार अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या लगाएंगे? 26 नवंबर 1949। और यही तारीख है जब हम संविधान दिवस मनाते हैं, है ना। ये सवाल तो पूछे थे। संविधान दिवस, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है और ये लागू कब हुआ था पूरे तरीके से? तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान दिवस हो गया। सुशासन दिवस जल्दी से बता दीजिए। सुशासन दिवस अभी 1 हफ्ते भी नहीं बीता होगा। अगर याद होगा, करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको आइडिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ही क्या है? हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारे देश के संविधान का? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है सबसे बड़ा सोर्स के रूप में। और विनिमय अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए ही पहली बार 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे ये बता दीजिए। एम हिदायतुल्ला थे, एलिजा इम्पे थे। आंसर तो इसी में आ गया है। 1774 में इसी एक्ट के जरिए 1774 में कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना। और कलकत्ता में न्यायालय, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे पहले। कल वाला कंफर्म किए? किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। चले आगे। इसमें आंसर आपका क्या हो गया? बी वाला। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। गूगल बाबा पूरा काम कर रहे हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, या फिर कनाडा के संविधान से? तो ये क्या है? अवशिष्ट विषय हैं। और अवशिष्ट विषय पर कल हमने आपको बताया था कि कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? बोलिए, कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? ये होता है केंद्र को। और अगर ऐसी कोई शक्ति केंद्र को मिल रही है तो यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली हो रहा है या नहीं?
केंद्र शक्तिशाली होगा। तो केंद्र को शक्तिशाली बनाने वाले जितने प्रोविजंस होंगे वो सभी कहाँ से लिए जाएंगे, तो ये कनाडा से लिए जाएंगे। इसके अलावा ज़रा ये बताइए कि जो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, वो कहाँ से लिया गया, कहाँ से इसको लिया गया है, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है, इस प्रावधान को हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, इसका आंसर क्या लगाएंगे। ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही बता दीजिए क्या इसमें सही होना चाहिए। ऑप्शन दे दें, ए है कनाडा, बी है यूके, सी है यूएसए और डी है फ्रांस। अब बताइए, अब बताइए क्या होगा इसमें, बोलिए। यहां पर राज्यपाल की नियुक्ति अगर केंद्र के द्वारा की जाएगी तो केंद्र शक्तिशाली हो रहा है कि राज्य, केंद्र शक्तिशाली होगा ना। तो अगर केंद्र के पास ये पावर है कि किसी राज्य के प्रमुख की नियुक्ति कर सके, तो यहाँ पर पावरफुल कौन होगा, केंद्र होगा। और केंद्र को पावरफुल बनाने वाले प्रोविजंस को हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। इसी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था को कहाँ से लिया, तो उसको भी हमने कनाडा के संविधान से ही ग्रहण किया है। 3 प्रोविजन आपको मिलते हैं कनाडा से। इसके अलावा फ्रांस से केवल एक प्रोविजन लिया गया है, कौन सा है वो, गणतंत्र का प्रावधान। और इसमें हमने आपको बताया था कि याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जैसे यहाँ पर आप गणतंत्र लिखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, फ्रांस है। और आप किसी ऐसे देश में देख लेंगे तो यहाँ पर केवल अगर हम लोग रूस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी नहीं होता है, लेकिन अगर सोवियत संघ लिखा है तभी यहाँ पर आपको ये बिंदी मिलती है। और केवल गणतंत्र है और फ्रांस है, इसको ऐसे याद रख लीजिए। और जितने प्रावधान केंद्र को शक्तिशाली बनाएं वो कहाँ से ले लेंगे, कनाडा के संविधान से ले लेंगे। 2 तो ऐसे निपट गए, है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान कल ही हुआ था, ये कनाडा से लिया है। रास्ते में कोई दुकान ऐसी पड़ती है क्या नशीली वाली, आंसर इसमें क्या लगा लेंगे, कनाडा लगा लेंगे, डी वाला। यूएसए के संविधान से हमने न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रावधान को लिया है, पूरे तरीके से कल बताए थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय तक बैठक की थी। यहाँ पर समय आपसे पूछा गया है, इनडायरेक्ट तरीके से आपसे ये पूछा गया है कि हमारे देश का संविधान कितने दिनों में बन करके तैयार हुआ था। तो संविधान हमारा कितने बना था, इसके लिए 2 वर्ष लगा था। और महीना कितना, 2 वर्ष 11 मंथ लगा था। और दिन कितना लगा था, 18 दिन लगा था। तो लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, ये 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा। लगभग ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चले आगे हम। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कई कानून किससे संबंधित हैं और किस धारा में बताया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध, निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। तो क्या इसमें आपका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। कुछ आइडिया लग रहा है इसमें आपका सही आंसर। देखिए, सवाल को पहले पढ़ना सीखिए। जब आप सवाल को पढ़ना सीख लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपको पहले ही क्लियर हो जाएंगी। सवाल क्या लिखा है, भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है, यानी कि ऐसे नियम लागू करता है या बनाता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। सत्ता का दुरुपयोग न कर पाएँ इसलिए हमें किसी न किसी कानून की ज़रूरत होगी।
और कानून की अगर ज़रूरत है तो इनमें से कई कानून किससे संबंधित धारा में निहित हैं। तो केंद्र राज्य, हाँ अब आया समझ में ना, तो केंद्र राज्य संबंध के बीच में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 13 जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपने क्या देखा था, कानून की परिभाषा बताई गई और वहाँ पर ये सत्ता को रोका गया है कि ऐसे किसी कानून का निर्माण वो नहीं कर सकते हैं जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। यहाँ पर यही बात लिखी गई है। तो कानून के परिभाषा के अंतर्गत आप इसको समझ सकते हैं फंडामेंटल राइट में। चले आगे हम, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, फंडामेंटल राइट। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान प्राप्त है। आर्टिकल 26, 17, 20 या फिर 21? 21 आपका एकदम राइट है। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट और याद रखिएगा, जैसे कि इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 21A, और 21A में क्या प्रावधान किया गया कि शिक्षा का अधिकार जो होगा, याद है ना, ये शिक्षा का अधिकार क्या है, ये जीवन के अधिकार में शामिल किया जाता है। अब इसके अलावा जीवन के अधिकार में कौन कौन सी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, तो वो सभी बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि हॉस्पिटल की व्यवस्था आपके क्षेत्र में होनी चाहिए, ये क्या है, ये आपके जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वच्छ पानी आपको मिले, ये प्रावधान क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। सही पर्यावरण आपको मिले, इसकी भी व्यवस्था कहाँ पर अंतर्निहित मानी जाती है, 21A के अंदर, 21 में ही मानी जाती है। आपको एकांतता का अधिकार चाहिए, तो वो भी क्या है, जीवन के अधिकार में ही शामिल है। मनपसंद का विवाह करना भी क्या है, ये आपके जीवन के अधिकार में ही शामिल होता है। इसके अलावा आपको सोने का अधिकार जो होता है, एकांत में आप सोते हैं तो उसका भी अधिकार क्या है, वो आपके जीवन के अधिकार में ही शामिल है। अब जीवन से जुड़ा हुआ जितने भी प्रावधान होंगे वो सारे जीवन के अधिकार में शामिल होंगे, लेकिन इसको आप अपनी सुविधा अनुसार नहीं कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे जीवन जीने के लिए 24 घंटे बात करना, फ़ोन वाला ना जो सिस्टम चलता है, तो 24 घंटे बात करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, मतलब मैं बात नहीं करूँगा तो मर जाऊँगा। तो ये वाली बात कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि फ़ोन पर ज़्यादा बात करना क्या है, ये आपके जीवन में शामिल है या नहीं है। बात मेरी समझ रहे हैं, जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है। चले आगे हम, लेकिन इसको डिसाइड करने का काम कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इस सवाल को हम लोग देख चुके हैं और सवाल आपको अलग तरीके से पूछा गया था। तो आपने यहाँ पर देखा है 42nd अमेंडमेंट, 43rd, 44th या 41st, 43rd, 41, 44वां, बाकी सब अलग हैं, आप एकदम से अलग हैं, क्योंकि सही लोग ना हमेशा अलग और अकेले ही रहते हैं। तो संपत्ति का अधिकार जो है उसको कब हटाया गया, संपत्ति का अधिकार इसको कब हटाया गया था, तो इसको हटाया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा, है ना। और इसमें आपको ईयर पूछा जाता है, क्या लगाएंगे, 1978 में इसको संशोधित किया गया था। और इसको हटाकर कहाँ पर किया गया, तो वर्तमान में आर्टिकल है 300A और भाग कौन सा है, 12। और वर्तमान में यह कैसा है, वर्तमान में यह कैसा है, तो इसको कानूनी अधिकार के रूप में माना जाता है, कानूनी अधिकार। लेकिन जो NCERT की नई किताब है उसमें क्या दिया है, इसको संवैधानिक अधिकार दिया गया है ना। ये सारी बातें हमने आपको बतलाई थी, याद रखिए सब चीज़ों को। चले आगे हम, किसमें,
कानूनी अधिकार का मतलब है जो कानून के जरिए मिले, और संवैधानिक अधिकार का मतलब है जिसका प्रावधान आपके संविधान में किया गया हो। ठीक है, संवैधानिक और सांविधिक आप पूछ सकते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो संवैधानिक प्रावधान वो सारे होते हैं जिसका प्रावधान संविधान के अंतर्गत किया गया है, और सांविधिक ऐसे होते हैं जो किसी अधिनियम के जरिए लागू किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ा है? आयरलैंड से, या रूस से, जर्मनी से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया है, इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई अन्य बातों को हम लोगों ने कई बार देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं उसको आप याद रखे होंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन सा आर्टिकल है ये? समान सिविल संहिता की जो बात करते हैं उसका प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? यहाँ पर आपको समान सिविल संहिता की बात की गई है, समान सिविल संहिता की बात की गई है, तो कौन सा आर्टिकल बताएंगे? बोलिए। ये वाला हो सकता है, 40 हो सकता है, यहाँ पर है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। और समान सिविल संहिता की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर एक ही डिजिट को 2 बार लिख ले तो समान समान हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर फिर हो जाएगा 44, चूँकि डिजिट हमारे पास एक ही है और दोनों समान हैं, एक साथ हमने लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समान सिविल संहिता हो जाएगी। याद रहेगा, समान सिविल संहिता अगर है तो दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और 40 रहेगा तो वहाँ पर ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं। चलें आगे, बोलिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? 48 है, 50 है, 51 है, या 40 है? 51 है, जिसमें क्या बताया गया है? शांति और सुरक्षा की। और 51A अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। 48 में अगर बात करते हैं तो क्या प्रावधान है? कृषि और पशुपालन की बात है, और यहीं पर क्या है? दुधारू पशुओं को यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है कि उनका संरक्षण किया जाए। और यहाँ पर क्या है? 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात है। और 40 में किस बात का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जरा इसका आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में किसको शामिल किया गया था? किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पक्का एकदम? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर आप क्या लगा लेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अगर उपराष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो ये क्या थे? प्रथम उपराष्ट्रपति। और अगर सवाल आपसे पूछा जाए प्रथम महिला राष्ट्रपति, वो राज्यपाल थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल। और प्रथम महिला में उपराष्ट्रपति कोई बना है कि नहीं? तो ऐसे सवाल देखिए, ऐसे जुड़े हुए जैसे भी आपको सवाल मिले। अब जैसे यहाँ पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा जा सकता है, JL नेहरू से पूछा जा सकता है, अभी इन पर एक सवाल आगे आपको मिलेगा, तो इसमें आंसर आप क्या लगा लेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल जरा देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? बताइए।
जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, महान्यायवादी के पास या फिर राज्यसभा के सभापति के पास। अब यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला। भारत के राष्ट्रपति को ही क्या मिलता है? अध्यादेश। 1, 2 और 3 लिखेंगे तो ये किसके लिए हो जाएगा? राष्ट्रपति के लिए। और 2 पहले कर देंगे, 1 और 3 वहीं रखेंगे तो किसके लिए हो जाएगा? राज्यपाल के लिए। और इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर, वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर कौन करता है? तो ये स्पीकर करता है। इसके साथ में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो कौन करेगा? स्पीकर ही करेगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति करता है। और भारत का महान्यायवादी क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी के रूप में होता है। चलिए आगे बात क्लियर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग प्रस्ताव? बात किसकी है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो कटौती प्रस्ताव क्या होता है? सारी बातों को समझ लीजिए। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? जब आप जानते हैं कि बजट को पेश किया जाता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत, जब सदन में बजट को पेश किया जाता है तो उसमें सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा होने के बाद क्या होता है, अगर किसी सदस्य को ऐसा लगता है कि जो आवंटित धन है किसी भी विभाग के लिए उसमें किसी प्रकार की कटौती करने की आवश्यकता है तो उसमें ये कटौती करवा सकता है और उसके लिए जो प्रपोजल लाया जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा? कटौती प्रस्ताव ये होता है। बात क्लियर है। और यहाँ पर एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल 75 में आपने देखा था कि जो सरकार होती है, मंत्रिपरिषद, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अच्छा, सामूहिक उत्तरदायित्व ये किस शासन की विशेषता है? सामूहिक उत्तरदायित्व किसकी विशेषता होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है। और हमारे देश में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली ही है। और यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व है। और सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। बात समझ रहे हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। अब लोकसभा में एक आप जानते हैं पक्ष का होता है और दूसरा कौन होता है? विपक्ष होता है। अब यहाँ पर अगर कभी भी विपक्ष को ये बात लग जाए कि सदन में या जो लोकसभा है उसमें सरकार को पूरा बहुमत नहीं मिला है, यानी कि उसने अपना विश्वास खो दिया है, तब वो क्या करता है कि विपक्ष वाला क्या ले आएगा? अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा। और उसको गलत साबित करने के लिए पक्ष वाला क्या ले आएगा? विश्वास प्रस्ताव ले आएगा। बात क्लियर है? पहला कौन ले आएगा? विपक्ष वाला अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा। ये हमेशा कौन ले आता है? अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष वाला। और पक्ष वाला क्या ले आता है? विश्वास प्रस्ताव ले आता है ना। अच्छा, ये बताइए कि किसके खिलाफ अगर इसमें आ जाए, विपक्ष में आ जाए अविश्वास प्रस्ताव और पक्ष में आ जाए विश्वास प्रस्ताव, तो प्रधानमंत्री इसके खिलाफ वोट दे सकता है कि नहीं? इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, विश्वास मत के खिलाफ वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसी के खिलाफ तो लाया गया है। और पहली बार किसके खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव? तो 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। और सबसे रिसेंट में 2018 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आया था, लेकिन दोनों ही बार ये पारित नहीं हो पाया। बात क्लियर है ना।
चले आगे। और महाभियोग प्रस्ताव का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 61 में है। और इसमें क्या होता है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, ये सब सवाल पूछे जाएंगे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है कौन? महाभियोग प्रस्ताव। और इसको किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, किसी भी सदन से इसको शुरू किया जा सकता है, अर्थात चाहे लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से किसी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 में है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बिहार में? बिहार में नहीं है। चलिए एक ऑप्शन हट गया, 3 ऑप्शन बचे हैं, आप बताइए। महाराष्ट्र में सही है। ये महाराष्ट्र में है कितनी सीटें? 40 सीटें हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन, अच्छा इसमें ना जितने भी सवाल आपको ऐसे मिलें तो आप क्या करिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या जरूर ध्यान रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पर पूछा गया है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह, या फिर मोरारजी देसाई, या लाल बहादुर शास्त्री, या श्रीमती इंदिरा गांधी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौधरी चरण सिंह आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो प्रधानमंत्री बनने और उसके पहले ही इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। वजह क्या थी कि इनका विश्वास नहीं रह गया था। अब इसमें क्या होगा कि जब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव वाली बात, हाँ इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा किस वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और ये सदन में उपस्थित नहीं हो पाए, तो उस दौरान संसद की कोई बैठक ही नहीं हुई थी जिसमें ये प्रधानमंत्री के रूप में उपस्थित हो सकते। ठीक है ना, सदस्य के रूप में ये उपस्थित थे लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? ये रिपीट सवाल है, आंसर इसका आप बताइए। सवाल तो रिपीट है, इतना याद आया ना? तो इसमें आंसर आपने क्या लगाया था? आर्टिकल 129 और 142। और न्यायालय की अवमानना के लिए न्यायालय को यह शक्ति होती है कि वह दंडित भी कर सकता है, और उसके लिए अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, सितंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? 104, 105, 106, 107? 2020 तक कितने संशोधन संविधान में किए गए थे? 104 संशोधन किए गए थे। अब यहाँ पर आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है किस लिए किया गया था? तो SC ST के लिए जो सीटों की संख्या आरक्षित थी उसको 10 साल के लिए बढ़ाया गया था 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके साथ में देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की बात थी उसको भी इसी के जरिए हटाया गया। 103 किससे संबंधित है? 103वां संशोधन, तो ये है आर्थिक आरक्षण से, जो EWS वाला प्रोग्राम है उसमें है 103वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बात यहाँ पर है लोकतांत्रिक देश की, विधि मंत्री अंतिम रूप से कानून बना सकता है, या राष्ट्रपति बनाएगा, या संसद बनाएगा, या प्रधानमंत्री बनाएगा? तो क्या आंसर इसमें आप लगाएंगे? संसद बनाएगा। इसमें क्या होता है? संसद को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम लोगों ने कहा था विधायिका, याद आ रहा है? इसी को हम लोगों ने विधायिका कहा था, और इसी में 3 शामिल होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लोकसभा, दूसरे को हम लोग कहते हैं राज्यसभा, और तीसरे को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। यह किसी हाउस का निर्माण नहीं करता है,
यह कोई हाउस नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों के द्वारा अगर कोई विधेयक लाया गया है, कोई बिल आया है, तो उस पर जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है ना? अगला, और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B किससे संबंधित है? लापरवाही से हुई मृत्यु के लिए, आत्महत्या करने का प्रयास, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, या फिर दहेज हत्या। क्या आंसर लगाएंगे? 304B का प्रावधान यहां पर कब किया गया था? 304B वकीलों का सबसे फेवरेट धारा होती है ये। तो 304B किसके लिए है? दहेज हत्या के लिए है। 304B आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड 1861 में इसका प्रावधान किया गया है 304B में। और आत्महत्या करने का प्रयास किस में है, किस धारा में है? सेक्शन में 309 में है। 309 में है ये प्रावधान, किस में है? 309 में। और अगर आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया और अगर आप बच गए तो आपके खिलाफ भी केस चलेगी, खुद के खिलाफ चलेगी। चलें आगे। आखिरी सवाल है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? 1906, 1934, 1890 या 1856? बोलिए। इसमें हो जाएगा 1856 में। ये किसके लिए है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और हिंदू विवाह अधिनियम कब बताया गया? हिंदू विवाह अधिनियम कब बताया गया? तो ये आया था 1955 में। और 1955 में। अब 1856 में आपको क्या आ गया है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, तो आंसर इसमें आप लगा लेंगे 1856। तो ये थे आपके लिए 20 वो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों को आप कोशिश करिए कि इसको बार बार रिवाइज करिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें, सभी सवालों को आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। किसी और वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।